हेलो फ्रेंड्स। तो कंटिन्यू करते हैं हम मॉड्यूल 3 चैप्टर नंबर 2 और हम कर रहे हैं टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। और क्वेश्चन नंबर 4 है, गौरव टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड हैज़ एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ कंपनी। गौरव टेक्सटाइल कंपनी लिमिटेड एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रही है एक कंपनी के साथ। यू आर इनवाइटेड टू रीड एंड इंटरप्रेट द डॉक्यूमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और आपको इनवाइट किया गया कि भैया मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स को रीड करो, इंटरप्रेट करो, कुछ गलत तो नहीं है ना। व्हाट रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड्स एंड डॉक्यूमेंट्स वुड यू अप्लाई व्हाइल डूइंग सो। जब आप उसके कॉन्ट्रैक्ट को रीड करोगे तो कौन से जो डीड और डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए इंटरप्रिटेशन रूल आप अप्लाई करोगे। क्वेश्चन नंबर 4, द रूल्स रिगार्डिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ डीड एंड डॉक्यूमेंट्स आर एज फॉलो। जो रूल है वो ये है, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट दैट हैज टू बी borne in mind that is that one has to find out what reasonable man who has taken care to inform himself of the surrounding circumstances of a deed or a document and of its scope and intendments would understand by the words used in that deed or document। सबसे पहले तो वो कौन सा व्यक्ति है जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कर रहा है, डीड को कर रहा है, इस डॉक्यूमेंट को इस डॉक्यूमेंट का स्कोप डिसाइड कर रहा है, उस बंदे से मिलना होगा, उसका इंटेंट समझना पड़ेगा कि भाई वो क्या किस लिए ये एक्ट कर रहा है, ताकि उसका जो वर्ड्स है उस वर्ड जो डॉक्यूमेंट्स में जो डीड है, जो डॉक्यूमेंट्स में उसके जो वर्ड्स लिखे गए वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें है या नहीं। ठीक है, तो पहले तो हम उस रीजनेबल मैन के फाइंड आउट करेंगे। नाउ सेकंड, इट इज इन एक्सपीडियंट टू कंस्ट्रू। एक सेकेंड, चलो बंद ही कर देते हैं। It is inexpedient to construe the terms of one deed by reference to the terms of another. Further, it is well established that the same word cannot have two different meanings in the same document unless the context compels the adoption of such a rule. सबसे पहले हमें ये भी देखना है कि एक डीड में जो कोई किसी वर्ड का मतलब डिफाइन किया गया है, उस वर्ड को अगर एक से ज़्यादा जगह इस्तेमाल किया गया तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग मतलब नहीं निकलना चाहिए। एक वर्ड का मतलब पूरे डीड में एक ही निकलना चाहिए। Now the golden rule is to ascertain the intention of the parties of the instrument after considering all the words in the document need concerned in their ordinary or natural sense। अब golden rule क्या है कि दोनों पार्टीज का कंसिडरेशन क्या है, क्या पर्पस है इस डीड को करने का, डॉक्यूमेंट को साइन करने का, वो है उसका नेचुरल सेंस निकालना पड़ेगा कि नेचुरली ये क्यों किया जा रहा है। अब देखो किसी के साथ कोई डीड और कॉन्ट्रैक्ट तभी करता है कि भाई डिफ़ॉल्ट ना करे, पेमेंट के डिफ़ॉल्ट ना करे, अगर गुड्स डिलीवरी करे उसमें डिफ़ॉल्ट ना करे, बिजनेस टर्म्स में जो नेचुरल सेंस है वो समझना पड़ेगा ना। फॉर दिस पर्पस द रेलिवेंट पोर्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट हैव टू बी कंसिडर्ड एज अ होल। उस पर्पस के लिए आपको रेलिवेंट पोर्शन जो होगा डॉक्यूमेंट्स का उसे पढ़ना पड़ेगा, उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। द सर्कमस्टांसेस इन विच द पर्टिकुलर वर्ड्स हैव बीन यूज्ड हैव ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। और वो जो उस वर्ड का इस्तेमाल अगर किसी सर्कमस्टांसेस के लिए यूज़ किया जा रहा है तो उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। वेरी ऑफन द स्टेटस एंड ट्रेनिंग ऑफ द पार्टीज यूजिंग द वर्ड हैव ऑल्सो बी टेकन इनटू अकाउंट। द सेम वर्ड्स में बी यूज्ड बाय ऑर्डिनरी पर्सन इन वन सेंस एंड बाय अ ट्रेन्ड पर्सन और स्पेशलिस्ट इन क्वाइट अनदर सेंस एंड अ स्पेशल सेंस। मतलब ऐसा ना हो कि कोई ऐसा वर्ड डाल दे जिसका जनरल सेंस कुछ और निकल रहा है, टेक्निकल सेंस कुछ और निकल रहा है, स्पेशल सेंस कुछ और निकल रहा है। तो एक क्लियर वर्ड होना चाहिए। It has also to be considered that very many words are used in more than one senses। कि जो वर्ड्स यूज हो रहे हैं अगर उसके एक से ज़्यादा सेंसेस निकल रहे हैं तो आपका ध्यान उस पर भी होना चाहिए, तभी आप एक अच्छे इंटरप्रिटेटर बनेंगे। नाउ इट मे हैपन दैट द सेम वर्ड अंडरस्टूड इन वन सेंस विल गिव इफेक्ट टू ऑल द क्लॉज इन द डीड व्हाइल टेकिंग इन द अनदर सेंस माइट रेंडर वन और मोर ऑफ द क्लॉजेस इनइफेक्टिव। एक वर्ड का सेंस पूरे डीड को काम करे, अगर उसका कोई और सेंस भी निकल रहा है तो फिर डीड के जो कुछ क्लॉजेस हैं वो इनइफेक्टिव हो जाएंगे, उसका मतलब कुछ और निकल रहा होगा। इन सच अ केस द वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन द फॉर्मल एंड नॉट इन द लेटर सेंस। जो वर्ड है उसकी जो ऐसे वर्ड जो बार बार मल्टीपल यूज हुए तो उस वर्ड की जो अंडरस्टैंडिंग है शुरू से ही फॉर्मल टाइम से ही वही मतलब निकले, ना कि आगे चल के उसका मतलब डिफाइन हो। तो पहले से ही सारा खेल है वर्ड का कि कैसे इंटरप्रेट करेंगे। नाउ इट मे ऑल्सो हैपन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। ये भी हो सकता है कि
सेम डॉक्यूमेंट में कुछ ऐसे क्लॉज हैं जो आपस में दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो एन इफेक्ट मस्ट बी मेड टू रिजॉल्व द, तो वो इफेक्ट भी होना चाहिए, वो काम भी होना चाहिए उस डीड में जो इस रिजॉल्व कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करे। इंटरप्रेटिंग द क्लॉज सो दैट द क्लॉजेज आर गिवन इफेक्ट। If, however, it is not possible to affect all of them, then it is earlier clause that will override the later one. अगर ये पॉसिबल नहीं है कि हर जगह कुछ ऐसा वो कि हर वर्ड के बदले में अलग अलग चीज़ें लिखी जाए, अलग अलग जगह एक्सप्लेन किया जाए, तो जो पहले वर्ड का जो मतलब है, अर्लियर क्लॉज का मतलब है, वही ओवर प्रिवेल करेगा, वो ओवरराइड करेगा दूसरे पे भी। तो पहले क्लॉज जो आए हैं वही आगे भी एप्लीकेबल होंगे। प्रॉपर तरीके से ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, बट ठीक है, अगर आपको पूरा पेपर अटैम्प्ट करना है और ऐसा ना लगे कि पेपर कहाँ से आ गया भाई, इंस्टीट्यूट ने कहीं बाहर से तो नहीं पूछ लिया, तो इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं करती है, तो इसलिए आपको तो सारी चीज़ों को कवर करना ही पड़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाउ विल यू इंटरप्रेट द डेफिनेशंस इन अ स्टैट्यूट इफ द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन अ स्टैट्यूट? आप कैसे डेफिनेशन का मतलब निकालोगे किसी कानून में अगर वहाँ लिखा गया है मीन्स, मतलब डेफिनेशन की शुरुआत है मीन्स से, डेफिनेशन की शुरुआत है इंक्लूड से। नाउ गिव वन इलस्ट्रेशन फॉर ईच ऑफ द अबव स्टैट्यूट्स आर एज द फैमिलियर विद, और कुछ एग्जाम्पल के साथ समझाओ। ठीक है, अब देखो मीन्स एंड इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन इन द डेफिनेशन सेक्शन में इधर भी रिस्ट्रिक्टेड ऑफ ऑर्डिनरी मीनिंग और मे बी एक्सटेंसिव ऑफ द सेम। कई बार जो वर्ड और मीन्स या मीन्स से इंक्लूड ऐड किए जाते हैं, या तो किसी डेफिनेशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो उसका ऑर्डिनरी मतलब है, या फिर मतलब को बढ़ाने के लिए किया जाता है। नाउ व्हेन अ वर्ड इज डिफाइंड टू मीन, जब वर्ड मीन आ जाता है, इट मीन्स प्राइमा फेसी रेस्ट्रिक्टिव एंड एक्सॉस्टिव, मतलब कि ये बता रहा है कि हम जो बातें की जा रही सिर्फ इतने तक ही सोचना है। रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मीन्स का मतलब रेस्ट्रिक्ट करके या एक्सॉस्टिव डेफिनेशन दे रहा है किसी भी चीज़ का, भैया यही डेफिनेशन, इसमें कोई ऐड वैड नहीं कर सकते, कोई हटा नहीं सकते। जो रिस्ट्रिक्ट करता है मीन वाली डेफिनेशन, और तरीके से देखा जाए तो मीन वाली डेफिनेशन ही ठीक है। इंक्लूड में तो क्या है ना, आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो। वी मस्ट रिस्ट्रिक्ट द मीनिंग द वर्ड टू दैट गिवन इन द डेफिनेशन सेक्शन। तो मीन के साथ जो भी डेफिनेशन आती है, मतलब ये जो डिफाइन किया जा रहा है सिर्फ इतना ही समझना है। बट वेयर द वर्ड इज डिफाइंड टू इंक्लूड, तो जहाँ पे इंक्लूड से चीज़ें शुरू होती है, द डेफिनेशन इज प्राइमा फेसी एक्सटेंसिव, तो उसमें इंक्लूड का मतलब है द वर्ड डिफाइंड इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, जो वर्ड दी जा रही है सिर्फ इतना ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, इसके बाहर भी चीज़ें हैं मीनिंग असाइंड टू इट, बट हैज एक्सटेंसिव मीनिंग विच ऑल्सो इंक्लूड्स द मीनिंग असाइंड टू इट इन द डेफिनेशन। मतलब एक्सटेंसिव मतलब कि भैया इसका मतलब बड़ा हो सकता है, चीज़ें में और भी चीज़ें कंसिडर की जाए, विच इंक्लूड्स ऐसे करके। ठीक है, मीन्स अब देखते हैं। डायरेक्टर मीन्स डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ अ कंपनी। अब यहाँ पे डायरेक्टर का मतलब है जो कि डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं कंपनी के बोर्ड में, बस इससे अलावा कुछ भी ऐड नहीं है। द वर्ड मीन्स सजेस्ट एक्सहॉस्टिव, एक्सहॉस्टिव मतलब बस यही कंप्लीट है। नाउ डेफिनेशन ऑफ द होल टाइम डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एक्ट, तो होल टाइम डायरेक्टर इंक्लूड्स, अब देखो होल टाइम डायरेक्टर में क्या क्या इंक्लूड है। डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉयमेंट में है कंपनी में। द वर्ड इंक्लूड सजेस्टिव एक्सटेंसिव डेफिनेशन, इसमें एक्सटेंसिव डेफिनेशन बता रही है, कुछ और भी ऐड आ सकता है। द अदर डायरेक्टर्स ऑल्सो में बी इंक्लूड इन द कैटेगरी, अदर डायरेक्टर्स को भी होल टाइम डायरेक्टर की कैटेगरी में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएट मैंडेटरी प्रोविजन फ्रॉम अ डायरेक्टरी प्रोविजन। मैंडेटरी प्रोविजन और डायरेक्टरी प्रोविजन का अलग बताइए, क्या होता है डायरेक्टरी प्रोविजन, क्या होता है मैंडेटरी प्रोविजन। व्हाट फैक्टर्स डिसाइड वेदर अ प्रोविजन इज डायरेक्टरी और मैंडेटरी। कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिसाइड करते हैं कि जो प्रोविजन है, जो कानून है, जो लॉ है, वो डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है। डायरेक्टरी में तो जो सिर्फ एक डायरेक्शन देने के, मैंडेटरी में तो फॉलो ही फॉलो करना है। तो देख लेते हैं। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मतलब प्रैक्टिकली तौर पे अगर बात करें, इज डिस्टिंक्शन बिटवीन एज अ प्रोविजन विच इज मैंडेटरी एंड वन विच इज डायरेक्टरी। उसमें तो डिस्टिंक्शन है, डिफरेंस है। इज दैट व्हेन इट इज मैंडेटरी, मैंडेटरी की अगर बात करें, इट मस्ट बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड, स्ट्रिक्टली उसको फॉलो किया जाएगा। व्हेन इट इज डायरेक्टली, इट वुड बी सफिशिएंट दैट इट इज सब्सटैंशियली कंप्लाइड। डायरेक्टरी के केस में भी मेजर तौर पे इसकी कंप्लायंस होनी चाहिए, डायरेक्शन दे रहे हैं। However, we have to look to the substance and not merely the form. मतलब हमें ये देखना है कि इंडिविजुअली केस क्या है, ना कि सिर्फ वर्डिंग पे जाना है।
सिर्फ फॉर्म पे जाना है। एन इनेक्टमेंट इज मैंडेटरी फॉर्म माइट सब्सटेंशियली बी डायरेक्टेड एंड कन्वर्सली स्टैट्यूट इन डायरेक्टली फॉर्म में बी इन सब्सटेंस भी मैंडेटरी। कई बार डायरेक्टरी फॉर्म में भी जो चीज़ें लिखी होती है, अगर उसका सब्सटेंस मतलब उसकी रियलिटी अगर ऐसा है कि भाई इसको मैंडेटरी है, तो डायरेक्टली वाले भी मैंडेटरी हो सकते हैं। हैंस इट इज सब्सटेंस दैट काउंट, मतलब ये सिचुएशनल जो फैक्चुअल फैक्ट है वो काउंट करता है कि मस्ट बी टेक प्रेसिडेंस ओवर फॉर्म, मतलब कानून के ऊपर लेके चलना होगा सिचुएशन को। नाउ इफ अ प्रोविजन गिव्स अ पावर कपल्ड विद द ड्यूटी इट इज मैंडेटरी। अगर कोई प्रोविजन पावर्स देता है तो वो मैंडेटरी है, वेदर इट इज और नॉट सो वुड डिपेंड ऑन सच कंसिडरेशन। अब कौन कौन सी चीज़ें और देखनी है। द नेचर ऑफ द थिंग्स एम्पावर टू बी डन, मतलब कुछ चीज़ें ऐसे जिससे आप किसी को पावर दे रहे हैं। द ऑब्जेक्ट फॉर विच इज, किस चीज़ के लिए क्या ऑब्जेक्टिव है जब किसी को मैंडेटरी करना होता है। द पर्सन हुज बेनिफिट द पावर इज टू बी एक्सरसाइज, और किस पर्सन की बेनिफिट के लिए पावर को एक्सरसाइज किया जा रहा है। तो ये हमने मैंडेटरी के केसेस में देखे हैं जहाँ पे मैंडेटरी माना जाता है इन तीन नेचर में। अगर किसी को पावर की बात करिए, कोई ऑब्जेक्ट की बात की जा रही है, और जिस पर्सन की बेनिफिट के लिए किया जा रहा है उसके पावर की बात की जा रही है, तो ये सब मैंडेटरी में आएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक सेकेंड। When can the preamble be used as an aid to interpretation of a statute? कब किसी कानून को पढ़ने में हेल्प करेगा प्रीएम्बल। प्रीएम्बल तो वो पहला डॉक्यूमेंट होता है किसी भी एक्ट का, किसी भी स्टैट्यूट का, जो बताता है उसका स्कोप कहाँ कहाँ तक है, क्या इंटेंशन है ना। तो अब देखते हैं प्रीएम्बल, ये कौन सा है क्वेश्चन। हमने ओके क्वेश्चन नंबर 7 हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 7 था डिफाइन ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। व्हाट आर द एक्सेप्शन टू ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन बताइए और क्या उसके एक्सेप्शन है। ये क्वेश्चन रह गया था, तो ग्रामेटिकल वाला भी कर लेते हैं। देखो ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन है कि आप वर्बल एक्सप्रेशन देखिए लॉ का, कंसर्न्स एक्सक्लूसिवली विद द वर्बल एक्सप्रेशन, किस तरीके से उस लॉ को बोला जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है। इट डज नॉट गो बियॉन्ड द लेटर, ये लॉ के बाहर नहीं जा सकता ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। इन ऑल ऑर्डिनरी केसेस ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन इज द सोल फॉर्म, मतलब या जो टू द लाइन चीजें लिखी गई है ना बस उतने पे ही, सोल फॉर्म अलाउेबल। ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन हर जगह अलाउेबल है। द कोर्ट कैन नॉट फ्रॉम और ऐड और टू मॉडिफाई द लेटर ऑफ द लॉ। कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो कोई ऐड कर दे कोई लॉ में, कोई मॉडिफाई कर दे लॉ के लेटर में। तो जो लॉ में लिखा है बस उतना ही पढ़ना, वही है ग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन। अब इसके एक्सेप्शन, द रूल हाउएवर इज सब्जेक्ट टू सम एक्सेप्शंस। इसके एक्सेप्शंस भी है। वेयर द लेटर ऑफ द लॉ इज लॉजिकली डिफेक्टिव ऑन अकाउंट ऑफ एम्बिग्यूटी। अब लेटर जो लिखे गए लॉ में उसी में डिफेक्टिव है चीज़ें, लॉजिकली डिफेक्टिव है, एम्बिग्यूटी है मतलब क्लियर नहीं है चीज़ें, इनकन्सिस्टेंसी है, कहीं पे कुछ और बातें बताई जा रही है उस लेटर के बारे में, उस वर्ड के बारे में कहीं और है, और इनकम्प्लीट है। तो ग्रामेटिकल जो एक्सप्रेशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो फॉलो नहीं होगा। एज रिगार्ड द डिफेक्ट विद एम्बिग्यूटी द कोर्ट इज अंडर द ड्यूटी टू ट्रेवल बियॉन्ड द लेटर। तो ऐसे केस में जो कोर्ट है वो लॉ के वर्ड्स के बाहर भी जा सकते हैं। नाउ सेकंड, if the text lead to a result which is so unreasonable that is self-evident that the legislature could not mean what it says, the court may resolve such impasse by referring logical the intention of the legislature। जब ऐसा रिजल्ट आ रहा है किसी लॉ का कि देख के ही लग रहा है या अनरीजनेबल है, या देख के ही लग रहा है कि ये जो कानून बनाने का जो मकसद है वो इस वर्ड से या इस लाइन से पूरा नहीं किया जा रहा है, तो ऐसे में कोर्ट अपनी डिसीजन दे सकता है लॉजिकली बेसिस पे। तो ये दो उसके एक्सेप्शंस भी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रीएम्बल की बात कर रहे हैं कि भाई प्रीएम्बल किस हद तक लॉ को सपोर्ट करता है। ठीक है, तो देखो पहले तो बता दो कि प्रीएम्बल है क्या। प्रीएम्बल कैन बी यूज टू नो द एम। प्रीएम्बल का इस्तेमाल किया जाता है ये मकसद जानने का, ऑब्जेक्टिव जानने का कि ये लॉ बनाया क्यों जा रहा है। इट कैन नॉट बी यूज टू कंट्रोल और क्वालिफाई द प्रिसाइज एंड एम्बिग्युअस लैंग्वेज ऑफ एनैक्टमेंट। इसका इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता कि लॉ को कंट्रोल करना है, लॉ की चीज़ों को क्वालिफाई करना है, या लॉ में जो लैंग्वेज क्लियर नहीं है उसको ये डिफाइन करेगा प्रीएम्बल। ऐसा नहीं है, प्रीएम्बल किसी लॉ का एम, ऑब्जेक्टिव, गोल बताने के लिए। ठीक है ना। द प्रीएम्बल इज द की टू द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द लॉ। प्रीएम्बल
लॉ बनाने वाले का माइंड है, माइंड को एक्सप्लेन करता है, बट इट कैन नॉट ओवरराइड इन ऑर्डर टू एनराज और रिस्ट्रिक्ट द इनएक्टिव प्रोविजन ऑफ द, बट ये ओवरराइड नहीं कर सकता लॉ को, लॉ के बनाए हुए प्रोविजंस को। ठीक है, अब देखते हैं कि व्हेन विल कोर्ट रेफर्स टू द प्रीएम्बल एज एन एड ऑफ कंस्ट्रक्शन, कब कोर्ट रेफर करेगा प्रीएम्बल को रीड करने के लिए, लॉ को हेल्प करने के लिए, लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए। सिचुएशन 1, where there is any ambiguity in the words of the enactment, the assistance of the preamble may be taken to resolve the conflict। अगर लॉ में कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है ऐसे वर्ड की वजह से, तो वहाँ पे वो प्रीएम्बल का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व कर सके। Situation 2, where the words of an enactment appear to be in general scope or application, then court may resort the preamble to determine the scope or limited application for which the words are meant। अगर वर्ड की वजह से या वर्ड ऐसा अपीयर हो रहा है कि बहुत ही जनरल में जा रहा है, बहुत उसका स्कोप जनरल होता जा रहा है, उसका एप्लीकेशन करने से जो डिसीजन लेने में अगर हेल्प ना हो, तो कोर्ट क्या कर सकती है, वो प्रीएम्बल का आधार ले सकती है, प्रीएम्बल से चेक कर सकती है स्कोप और लिमिटेड एप्लीकेशन उस वर्ड का डिफाइन कर सकती है। अगर कोई वर्ड इन जनरल बहुत बड़ा बोल दिया, अब जैसे इन जनरल क्या होता है, लोगों से कुछ भी पूछो तो उसका इन जनरल डेफिनेशन दे देते हैं। यार जैसे हमारे देश में पॉपुलेशन कितनी है, हाँ हमारे देश में बहुत पॉपुलेशन है इन जनरल, तो ये बहुत जैसी चीज़ें वर्ड को क्लियर करने के लिए फिर वहाँ पे ये प्रीएम्बल की जो फैक्चुअली बात करें। ठीक है, तो दोस्तों हमने कर लिए है क्वेश्चन नंबर 8 को भी क्लियर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Example, explain how dictionary definitions can be of great help in interpreting, constructing an act when the statute is ambiguous। देखो कई बार कानून में जो चीज़ें लिखी हुई ambiguous होती, क्लैरिटी नहीं होती, सस्पेंस भरी बातें या मतलब कन्फ्यूजन वाली चीज़ें, तो ऐसे में अगर नॉर्मल डिक्शनरी की भी डेफिनेशन देखे तो क्लियर डेफिनेशन अगर मिल रहा है तो ऐसे में डिक्शनरी की डेफिनेशन हेल्प करती है। नाउ डिक्शनरी की डेफिनेशन, फर्स्ट वी रेफर द एक्ट इन क्वेश्चन टू फाइंड आउट इफ एनी पर्टिकुलर वर्ड और एक्सप्रेशन डिफाइन इन, कोई वर्ड है, कोई एक्सप्रेशन है, पहले तो हम उस एक्ट में देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन दी गई है या नहीं दी गई है। वेयर वी फाइंड दैट अ वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, अगर हम देखते हैं वर्ड डिफाइन ही नहीं है एक्ट में इटसेल्फ, तो वी में रेफर टू डिक्शनरीज, तो हम डिक्शनरी रेफर करते हैं टू फाइंड आउट द जनरल सेंस, जनरल सेंस का पता लगाने के, इन विच दैट वर्ड इज कॉमनली अंडरस्टूड, कि नॉर्मली इस वर्ड का क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या लोग मानते हैं। हाउएवर इन सेलेक्टिंग वन आउट ऑफ सेवरल मीनिंग्स ऑफ अ वर्ड, उसके बाद सबसे ज़्यादा, अब किसी डिक्शनरी में जाओगे तो बहुत सारे मीनिंग्स लाएंगे, तो किसी एक को सेलेक्ट करेंगे। इट इज़ द फंडामेंटल रूल दैट द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड एक्सप्रेशन यूज्ड इन एक्ट मस्ट टेक देयर कलर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे अपीयर। तो हम एक्ट जिस पर्पस के लिए बनाया गया और हम डिक्शनरी में जो मीनिंग ढूंढ रहे होंगे तो वो मीनिंग ऐसा लगना चाहिए कि इस एक्ट में सूट कर रहा है, ये नहीं कि भाई कुछ भी मीनिंग ले रही है, 10 मीनिंग है तो कुछ भी ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। Further, judicial decision laying down the meaning of word in construing statutes in perimetry will have a greater weight than the meaning furnished by dictionary। वैसे भी लॉ में अगर कोई चीज़ दी गई है, कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया, तो हमें उसका पहले मानना पड़ेगा, ना कि डिक्शनरी को। However, for technical terms, reference may be made to technical diaries, और references made कर सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं टेक्निकल डायरीज का, डिक्शनरीज का। ओके, तो इस तरीके से हम चल रहे हैं आगे, और हम आ गए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे। क्या वो ये दोनों क्वेश्चन भी हमें इसी वीडियो में कंप्लीट कर लेना चाहिए? वैसे वीडियो 18 मिनट का हो गया, चलो कर लेते हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा देख लेंगे, ज़्यादा पढ़ लेते हैं इस वीडियो में। ठीक है, नाउ प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन ऑफ द एक्ट। प्रीएम्बल प्लेन प्रोविजन जो एक्ट का उसे ओवरराइड नहीं कर सकता। कमेंट ऑल्सो गिव सुटेबल एग्जाम्पल, ये तो हमने पहले भी देखा कि प्रीएम्बल हेल्प जरूर कर सकता है लॉ को कन्फ्लिक्शन को रिजॉल्व करने के लिए, लेकिन प्रीएम्बल जो है वो प्रोविजन को ओवरराइड नहीं करता है। ठीक है ना, देख लेते हैं नाउ प्रीएम्बल की कहानी। प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, प्रीएम्बल स्कोप बताता है, ऑब्जेक्ट बताता है, पर्पस बताता है एक्ट का डिटेल में। नाउ प्रीएम्बल जो है वो स्टैट्यूट का एक पार्ट है और उसको इंटरनली एड प्रोवाइड करता है अगर कहीं पे कंफ्यूजन होती है। बट प्रीएम्बल डज नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजन। प्रीएम्बल प्रोविजन के एक्ट, प्रोविजन मतलब एक्ट के प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता। बट इफ द वर्डिंग of the statute gives rise to doubt
एज टू इट्स प्रॉपर कंस्ट्रक्शन, अगर वर्डिंग स्टैट्यूट में जो वर्ड दिए गए हैं, कानून में जो वर्ड दिए, वो अगर डाउट क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे केस में उस वर्ड और फ्रेज का मोर देन वन मीनिंग निकल रहा है, डाउट निकल रहे हैं, तो प्रियम्बल उस डाउट को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं प्रियम्बल का। इन शॉर्ट, प्रियम्बल को एक्ट करना है, प्रियम्बल टू एन एक्ट डिस्क्लोजेस द प्राइमरी इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, वो पहली प्राथमिकता क्या है इस लॉ को बनाने का वो डिफाइन करता है, बट कैन ओनली बी ब्राउट इन एज इन एड फॉर कंस्ट्रक्शन इफ द लैंग्वेज ऑफ स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर। उसकी हेल्प तभी लेंगे जब लैंग्वेज जो है स्टैट्यूट का, कानून का, प्रोविजन का जो वर्ड है वो क्लियर नहीं है। हाउएवर इट कैन नॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ द इनैक्टमेंट, लेकिन वो प्रोविजन को, लॉ के प्रोविजन को ओवरराइड नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, use of the word may in section 5 of the Hindu Marriage Act provide that a marriage may be solemnized between two Hindus has been constituted to be mandatory in the sense that both parties to the marriage must be Hindu। अब वहाँ पे may लिखा हुआ है, लेकिन may को उसको मैंडेटरी बता दिया, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट किस इंटेंशन से लाया गया है कि भैया हिंदू लोग शादी कैसे करेंगे, तो वो may को शायद नहीं, वो पक्का कर दिया, मैंडेटरी कर दिया, तो ये उसके प्रियम्बल से पता लग जाता है। ठीक है, इट वाज हेल्ड दैट द मैरिज बिटवीन क्रिश्चियन मेल और हिंदू फीमेल सोमलाइज अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट वाज वाइड। इसका मतलब है कि क्रिश्चियन मेल हिंदू फीमेल से करे तो वाइड है। दिस रिजल्ट वाज आल्सो रीच्ड आल्सो हैविंग रिगार्ड टू द प्रियम्बल ऑफ दैट, और ये प्रियम्बल का भी यही कहना है। एन एक्ट टू अमेंड कोडिफाई द लॉ रिलेटेड टू मैरिज अमंग हिंदूज। तो प्रियम्बल का काम है कि भैया ये जो एक्ट बना है उसका मेन पर्पस डिफाइन करना। ठीक है, अगर मे भी है वर्ड में और प्रियम्बल कहता है कि भाई इसका इंटेंशन ये है, तो वो मे जो है वो परमानेंट हो जाएगा या फिर मैंडेटरी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे नहीं पता हिंदू मैरिज एक्ट में क्या अमेंडमेंट हुई है नहीं हुई है, हमें इतना पढ़ना भी नहीं है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ एट द टाइम ऑफ इंटरप्रेटिंग अ स्टैट्यूट व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ यूसेज और कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जब स्टैट्यूट्स को इंटरप्रेट करेंगे, कानून को हम इंटरप्रेट करेंगे, पढ़ेंगे, तो बताइए यूसेज का मतलब क्या है, इफेक्ट क्या है यूसेज का, कस्टम्स का एंड प्रैक्टिसेस का। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज जो नॉर्मली समाज में प्रैक्टिस चल रही है, उसी के बेस पे तो वो बनता है, मतलब कोई भी कानून बनता है ना। तो हम आ गए हैं लास्ट क्वेश्चन पे, और इफेक्ट ऑफ यूसेज। देखो, यूसेज और प्रैक्टिस डेवलप्ड अंडर द स्टैट्यूट्स इंडिकेटिव द मीनिंग रिकॉग्नाइज्ड टू इट्स वर्ड्स बाय कंटेम्प्रेरी ओपिनियन। देखो, यूसेज या फिर जो भी प्रैक्टिस होती है उसका मतलब ही एक डायरेक्शन देने का है, इंडिकेट करने का है, कि एक तरीके से ओपिनियन फॉर्म करने के लिए कि ये जो लॉ बनाया जा रहा है वो किस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है। ओपिनियन क्या है? अ यूनिफॉर्म नोटोरियस प्रैक्टिस कंटिन्यू अंडर an old statute and inaction of the legislature to amend the same are important factor to show that the practice so followed was based on a correct understanding of the law। अब कई बार क्या होता है, पुराने लॉ में कुछ चीज़ें चलती आ रही थी, पुराने प्रैक्टिसेस चलती आ रही थी, अब नए लॉ में अगर उस पुराने लॉ को हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो अमेंडमेंट के थ्रू कर सकते हैं कि भाई पहले पे ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो किए गए थे। व्हेन द यूसेज और प्रैक्टिसेस रिसीव जुडिशियल और लेजिस्लेटिव अप्रूवल, अब जब जिस तरीके से पुरानी चीज़ें यूज हो रही थी, पुराने में प्रैक्टिस किया जा रहा था, अगर उसको कानूनी तौर पे अगर उसको अप्रूवल मिल जाए तो उसका वेट बढ़ जाता है। नाउ इन दिस कनेक्शन वी हैव टू बियर इन माइंड टू लैटिन मैक्सिम्स। तो 2 लैटिन मैक्सिम्स हमें याद रखना है। फर्स्ट, ऑप्टिमा लीगम इंटरप्रेस एस्ट कॉन्स्टिट्यूटेड, द कस्टम इज द बेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ। इंटरप्रिटर ऑफ लॉ, कस्टम मतलब होता है जो वो रीति रिवाज, उसको हम बोलते हैं कि बेस्ट है इंटरप्रिटेटर। किसी रीति रिवाज, किसी प्रैक्टिस से ही तो लॉ बनता है जिसे हम फॉलो करते हैं। नाउ सेकंड, कंटेम्परेरी एक्सपेसिटियो EST ऑप्टिमा एट पोस्टरी इन लेक, पता नहीं याद होगा नहीं होगा, बट वो याद रहे ना रहे, लेकिन इसका मतलब जरूर लिखना है। द बेस्ट वे टू इंटरप्रेट डॉक्यूमेंट इज टू रीड इट एज इट वुड हैव बीन रेड व्हेन मेड। बेस्ट तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को रीड करने का उसी फॉर्म में पढ़ा जाए जैसे उसको बनाया गया है, उसका कोई अलग मतलब ना निकाला जाए। Therefore, the best interpretation or construction of a statute or any other document is that which has been made by the contemporary authority। Best interpretation यही है जो उसका सही मतलब निकाले। Contemporary मतलब वो जो पर्पस है लॉ को बनाने का वो फुलफिल हो। ठीक है, ये नहीं कि हम अपने ही ख्यालों में चीज़ों को बना रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल
क्लैरिटी के साथ। नाउ सिंपली स्टेटेड, ओल्ड स्टैट्यूट्स एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इंटरप्रेटेड दे वुड हैव बीन एट द टाइम व्हेन दे वर इनेक्टेड और रिटन। ओल्ड स्टैट्यूट को उसी तरीके से पढ़ो जब वो बनाया गया था, उस टाइम की सिचुएशन क्या थी, उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या थे जिस टाइम वो लिखे गए हैं। Contemporary official statement throwing light on the construction of statute and statute instrument made under it have been used as contemporary to interpret only any ancient but even recent statute in India। कई बार क्या होता है, कंटेम्प्रेरी जो डॉक्यूमेंट्स स्टैट्यूट्स होते हैं पुराने वाले, उसको ही हेल्प ली जाती है पुरानी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। नहीं, रिसेंटली स्टैट्यूट्स में भी अगर उसकी हेल्प लेनी हो, रिसेंटली अगर लॉ में भी अगर उसकी हेल्प लेनी हो तो हम ले सकते हैं। तो ये बहुत ही थियोरिटिकल जो चैप्टर था उसे हमने फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि थोड़ी बहुत हेल्प हो रही होगी इन वीडियो से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थोड़ा बहुत मुझे भी लगेगा कि हाँ, जो मैं एफ़र्ट लगा रहा हूँ वेस्ट नहीं जा रहा है, या मतलब पूरे तरीके से वेस्ट नहीं जा रहा है, थोड़ा बहुत तो काम आ ही रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट चैप्टर को भी हम ख़त्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।